हम लोग कंटिन्यू करने वाले थे बोर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना, बोर्स मॉडल ऑफ एटम. Historically, a result observed from the studies of interaction of radiation with matter have provided immense information regarding the structure of atom and molecule. Actually मेरा जो PhD है अभी जो प्रपोज है तो उसमें मैं EU एक्सपेल और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका स्लैक नेशनल लेबोरेटरी अमेरिका और ये यूरोप, जर्मनी और कुछ मास स्पेक्ट्रोमेट्री से रिलेटेड वर्क करने जा रहा हूँ जो कि इन्हीं रेडिएशन का इस्तेमाल करके काम करेगा. और इस पे बहुत पहले से ये बता रहे हैं कि काम ये हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि एटम्स कैसे अरेंज्ड हैं और आखिर में एटम्स के बीच बॉन्डिंग क्या है, उनका एक्चुअल ओरिएंटेशन क्या है. तो ये सारी चीज़ें वो होती हैं. तो अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पे भी मैं लेक्चर बना दूंगा कि आखिर में कैसे आज के दिन में इन सभी चीज़ों को, इन एटम्स को कैसे देखा जा रहा है, कैसे समझा रहा है. ओके, सो नील्स बोर utilized these results to improve upon the model proposed by Rutherford. तो उन सभी रेडिएशंस की स्टडी का जो रिजल्ट था, क्रक्स था, उसे इन्होंने यूटिलाइज करने की कोशिश की. Two development play a major role in the formulation of Bohr's model of atom. तो मतलब कि दो डेवलपमेंट जो थे उन्होंने मेजर रोल प्ले किया. हम देखेंगे क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है. तो उसी बेसिस पे इन्होंने अपना बताया. तो पहला ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अब ड्यूअल नेचर आप पढ़ेंगे, विच मीन्स द रेडिएशन possess both. एक तो वेव लाइक प्रॉपर्टी भी शो करता है और दूसरा पार्टिकल लाइक भी प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है ना. तो ये दो तरह के प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा और एटॉमिक जो स्पेक्ट्रम्स पढ़े गए थे, ये दोनों इनके एटॉमिक मॉडल में बहुत ही मेजर रोल प्ले किए. फर्स्ट we will discuss about the dual nature of electromagnetic radiation और इसके experimental result regarding atomic spectra will be discussed in the 2.46. तो ये अभी 2.3 चल रहा है और 2.3 का 1 है, मतलब कि दूसरा भी होगा. कहने का मतलब ये है, इसमें हम देखने चाह रहे हैं कि व्हाट इज ड्यूअल नेचर ऑफ द रेडिएशन, ठीक है ना. सो अब इसमें भी ड्यूअल नेचर में भी जैसे बात किया गया है, तो एक तो वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग और एक पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे. पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे. सो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इन मिड 19th century, physicists actively studied absorption and emission of radiation by heated objects. तो आप जाहिर सी बात है कि आपने जो क्या कहते हैं, लाइक हीटर घर पे देखा होगा. पहले के ज़माने में हीटर आया करते थे, आज भी देखते होंगे. और या कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, एक्सट्रीम जब बहुत तेज़ी से गर्म करते हो तो वो क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, वो गर्म होकर रेड पड़ जाता है ना, रेड हो जाता है. और ज़्यादा गर्म करोगे तो येलो हो जाता है. आखिर ये गर्म करने पे ये लाइट कहाँ से आ रही भाई, हम तो उसको बस गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना. तो हो सकता है आप में से कुछ ज़्यादा बुद्धिमानों का है कि आग में येलो लाइट है तो वो येलो लाइट उसमें जा रही है, निकल रही है. मैं कह रहा हूँ यार, जब हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर जब यूज़ कर रहे हो, बिजली को आपस में टंगस्टन वायर से कनेक्ट कर रहे हो, तो उसमें कहाँ से लाल रंग आ जा रहा है, आखिर में वो लाइट कहाँ से आने लग रही है, ठीक है ना. तो उन्हीं सब नेचर की बात करी जा रही है कि आखिर में वो रेड लाइट क्या है, वो रेड लाइट उत्पन्न कहाँ से होने लगी, वो आखिर में उसका सोर्स कहाँ से आ तो रही है. वो एलिमेंट से ही ना, टंगस्टन से ही आ रही है ना. तो वो जो रेड इंफ्रारेड लाइट्स हैं वो कहाँ से आ रही है, तो इनको पढ़ा जा रहा था. दीज आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशन, जो कि गर्म होने से, उनके टेम्परेचर के चेंज होने से ये रेडिएशंस पैदा हो रही हैं. दे ट्राई टू फाइंड आउट what the thermal radiation is made
वो फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि ये किससे बने हैं, आखिर ये थर्मल रेडिएशन किससे बने। It is now well known fact that thermal radiation consists of electromagnetic waves किसके of various frequencies और wavelengths, ठीक है। तो ये जो जो थर्मल रेडिएशंस हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं और वेरियस फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है, हेंस अलग अलग वेवलेंथ्स भी होते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं विच वो अननोन in the mid 19th century, तो तब पता नहीं था। First active study of thermal radiation laws occurred in 1850 and the theory of electromagnetic waves and emission of such waves by accelerating charged particles। Actually ये जो मैंने EU एक्सफेल और स्लैक नेशनल लैबोरेटरी जिसमें मोस्टली मोर प्रिसाइजली LCLS जो काम करता है वो पार्टिकल एक्सेलरेटर है, पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं। सो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल से जो वाज डेवलप किए गए इन अर्ली 18 बाय मैक्सवेल, क्लार्क मैक्सवेल, which has experimentally confirmed later by Hertz, Henrik Hertz। Here we will learn some facts about electromagnetic radiation। अब electromagnetic radiation के कुछ properties पढ़ रहे थे, अब तक जरा सा हिस्ट्री था और सॉरी उसके बारे में आपको क्यूरियोसिटी देने की कोशिश करी जा रही थी। James Maxwell was the first to give comprehensive explanation about interaction between charged bodies and the behavior of electric and magnetic field on microscopic level। तो उन्होंने सबसे पहले इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आखिर में ये चार्ज पार्टिकल और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है इससे कैसे बिहेव कर रहे हैं। आखिर में आपने देखा था ना कैथोड रे में कैसे वो चीज़ें रखने पे चेंज हो रही थी, अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही थी, तो और वो रेज आखिर में निकल कहाँ से रही हैं, कैसे निकल रही हैं। He suggested that when electrically charged particle moves under acceleration, alternating electrical and magnetic field are produced and transmitted। कहने का मतलब ये है कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है एक्सेलरेशन में, अब देखिए इसका इस्तेमाल इतना गजब का इस्तेमाल EU एक्सपेल में किया गया है कि आप दंग रह जाएंगे। Alternating electric and magnetic field are produced and transmitted। These fields are transmitted in the form of wave called electromagnetic waves or electromagnetic radiations। अब इन्होंने किया क्या कि इसी एक पार्टिकल को उठाते हैं और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भेजते हैं और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चेंज होता रहता है। तो इस पार्टिकल का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है और चेंज होता रहता है तो इसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन होती रहती है और इसी एक इलेक्ट्रॉन से इतना तेज एक्सरे लाइट निकलता है ना कि आप पूछिए मत, और उसको कंसंट्रेट करके आगे यूज कर लिया जाता है, पार्टिकल के बीच से भेजा जाता है, तो पार्टिकल को देख लेते हैं हम लोग, उसकी छाया जो बनती है उसको रीड करते हैं और इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, लाइट इज फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब दे रहा है लाइट भी जो है वो भी एक तरह का रेडिएशन है, नोन फ्रॉम अर्ली डेज एंड स्पेकुलेशन अबाउट इट्स नेचर डेटेड बैक टू रिमोट एंशिएंट टाइम। ठीक है, इतिहास की बात होगी। इन अर्लियर डेज न्यूटन, जो कि न्यूटन ने क्या कहा कि लाइट वाज सपोज टू बी मेड ऑफ पार्टिकल और कार्पेसल्स, उन्होंने कार्पेसल्स कहा। इट वाज ओनली इन द 19th सेंचुरी व्हेन वेव नेचर ऑफ लाइट वाज एस्टेब्लिश्ड। अब 19वीं शताब्दी में इसका वेव नेचर, इस लाइट का वेव नेचर वो हो पाया, एस्टेब्लिश हो पाया। Maxwell was again the first to reveal that light waves are associated with oscillating electrical and magnetic characters। अब उन्होंने बताया कि जो लाइट भी है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और वो ऑसिलेट करती है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। सो इसको बीच में जरा सा लाते हैं, अरे यार बहुत तेज भगता है। हाँ,
तो कहा जाता है कि कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि इलेक्ट्रो, आप सीधे देख पा रहे हैं इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, FIELD, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहिए, तो ऐसा रेडिएशन जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैरी करता है, और ये दोनों फील्ड आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ z एक्सिस में है, ठीक, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो y एक्सिस में है, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वेव का वो x एक्सिस पे। तो तीनों आपस में कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर है। तो यही दिया, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, these components have the same wavelength, frequency, speed and amplitude, but they vibrate into two mutually perpendicular planes। तो इनके जो ये हैं, देखिए वेवलेंथ, स्पीड, क्या क्या दिया जा रहा है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड आप देखिए, एम्पलीट्यूड किसी भी वेव का एक तरफ का जीरो से एक तरफ का टोटल मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, ठीक, ये हो गया। तो मान लीजिए ये ए है, तो ये भी जो है ना, ये वाला जो है, ये डिस्टेंस, ये भी ए ही होगा, और ये भी डिस्टेंस ए ही होगा z एक्सिस पे, ठीक है। अब दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं वेवलेंथ देख लीजिए। तो एक कंप्लीट वेव में चली गई दूरी, ठीक है, एक कंप्लीट वेव कितना होता है, अब ये भी मान लीजिए, ये भी देख लीजिए। तो इसके लिए एक मिड पॉइंट लेने की जरूरत होती है, या फिर उसी रेंज पे आ जाए, लाइक एक बार ये जीरो से मैक्सिमम पे जाए, मैक्सिमम पे मिनिमम पे आए, फिर यहाँ से यहाँ पे चला जाए। तो ये एक वेवलेंथ, तो उतने देर में ये जितना इधर प्रोपोगेट कर गया रहेगा उतना ही वेवलेंथ इसका बोला जाता है, लेमडा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए जरा सा, इसमें वेवलेंथ कहाँ से लिया जाए, ये देखिए जीरो से स्टार्ट किया प्रोपोगेशन, ये यहां से मिनिमम पे आया, यहाँ मैक्सिमम पे आया, मैक्सिमम पे से फिर मिनिमम पे आया, दूसरे तरफ मैक्सिमम गया, फिर मिनिमम पे आया। इतने देर में ये वेव जितना प्रोपोगेट कर गया है, यहाँ तक प्रोपोगेट कर गया, इसलिए इसका वेवलेंथ इतना ही होगा। अब दूसरा चीज देखिए, अब यही कंपोनेंट अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट की बात करें, मैक्सिमम गया, मिनिमम आया, दूसरी तरफ मैक्सिमम, और फिर मिनिमम पे आ गया, तो दोनों का तो डिस्प्लेसमेंट सेम ही हुआ ना। अगर जो हम देखें तो ये भी इतना ही डिस्प्लेस किया, ये भी इतना ही डिस्प्लेस किया, तो मतलब कि लैम्डा दोनों का बराबर है, दोनों के कंपोनेंट, दोनों के वेवलेंथ बराबर है, ठीक है। अब एक सेकंड में जितना बार वाइब्रेट कर ले उतना ही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो उतनी ही इसकी फ्रीक्वेंसी मान ली गई है। रुकिए जरा सा इसका साइज में कम करूं, ठीक है, उतनी ही इसकी फ्रीक्वेंसी भी मान ली गई, और सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में उतना ही दूरी तय कर रहे हैं, तो स्पीड भी लगभग सेम है। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और क्या है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आपस में एक परपेंडिकुलर प्लेन पे वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ओके। although electromagnetic wave motion is complex in nature, हाँ complex तो है ही, we will consider here only few simple properties, इसमें से कुछ हम देख रहे हैं। The oscillating electric and magnetic field produced by oscillating charged, the oscillating electric field and magnetic field produced by oscillating charged particle are perpendicular to each other, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, other and both are perpendicular to the direction of propagation of wave, मतलब कि वेव के प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर है। यहाँ हम देख लिए वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन ये है, एक का डायरेक्शन इस प्लेन में है और एक का डायरेक्शन इस प्लेन में है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है,
और ये भी 90 डिग्री है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। सिंप्लीफाइड पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, अनलाइक साउंड वेव और वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर, ठीक है, साउंड वेव और वेव जो वाटर में वेव चलते हैं उनसे हटकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं वो मीडियम को रिक्वायर नहीं करते, मतलब कि अगर जो मीडियम रिक्वायर करते तो हमने कहा लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती तो सूरज से अर्थ तक दूरी तय करने में कोई मीडियम नहीं है, इसलिए वो लाइट नहीं आ पाती। तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो बिना मीडियम के चल लेती है। It is now well established that there are many type of electromagnetic radiation, और ये बहुत तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं which differ from one another in wavelength, और ये केवल वेवलेंथ में अपने एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। These constitute what is called electromagnetic spectrum, और यही वेवलेंथ देते हैं, बताते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जिसका डिफरेंट रीजन होता है, ठीक है। डिफरेंट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आर आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट नेम्स, ठीक है। अब देखिएगा यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अगर उनकी वेवलेंथ कुछ अलग है तो कुछ और कह दिया गया, अलग अगर उनकी वेवलेंथ कुछ और है तो अलग कह दिया गया, इस तरह से डिफाइन किया गया। सम एग्जांपल्स आर रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन ऑफ 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, इनका यहाँ वेवलेंथ बताया गया, या फिर फ्रीक्वेंसी भी हम वो कर सकते हैं, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया जा रहा है। यूज्ड टू ब्रॉडकास्टिंग माइक्रोवेव रीजन अराउंड 10 to the power 10 hertz, used for radar, infrared region are around 10 to the power 13 hertz। अब देखें यहीं पे आपका रेडियो भी चल रहा है, यहीं पे आपका रेडार भी काम कर रहा है, यहीं पे आपका इंफ्रारेड लाइट भी आ रही है। क्या बात है, मतलब यहाँ ऑडियो भी चल रहा है, सिग्नल्स चल रहे हैं, साउंड सिग्नल्स चल रहे हैं, इसी में लाइट सिग्नल्स भी हैं। इसी में फिर से अब देखिए यूज्ड फॉर हीटिंग, गर्म करने के लिए किसी भी चीज को, अल्ट्रा वायलेट रीजन अराउंड 10 to the power 16 हर्ट्ज, अ कंपोनेंट ऑफ सन्स रेडिएशन। अब देखिए ये लाइट रीजन में हम लोग पहुंच गए हैं, साउंड से लेके रेडियो से लेके यूवी तक। The small portion around 10 to the power 15 hertz is what is ordinarily visible light, और इसी में एक रीजन है छोटा सा जो लाइट हम लोग को विजिबल होती है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन साउंड है जो हम सुन सकते हैं, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन साउंड है जो हम नहीं सुन सकते हैं, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हम देख नहीं सकते हैं, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक लाइट है जो हमारे लिए हार्मफुल भी है, वही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हम किसी भी चीज को हीटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हमें कुछ पोर्शन दिखाई देती है, जो कि जिसमें हम बैनिया हपीनाला वेबग्योर जिसे कहते हैं वो हम देख पा रहे हैं, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी जो हम आगे इस्तेमाल करके अपने शरीर को डायग्नोस करेंगे, दैट इज एक्सरे। ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इट इज ओनली दिस पार्ट विच आवर आई कैन सी, मतलब कि ये पतला सा छोटा सा रीजन ही हमारे आंखों को सेंसिटाइज कर पाता है, हमारी आंखें इसके लिए ही अडेप्टेबल है। Special instruments are required to detect non-visible radiation। अब non-visible radiation को डिटेक्ट करने के लिए हमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, हमारे आंख नहीं देख पाते। अब एक चीज बताते हैं, हमारे टीवी की, हमारे एसी की, हमारे जिस भी चीज की रिमोट जो है वो इंफ्रारेड पे वर्क करती है, ठीक। अब आप क्या करिएगा, हर रिमोट के सामने एक छोटी सी एलईडी लगी होती है, एक बल्ब टाइप लगा होता है, आपको तो लगता होगा ये जलती नहीं है, लेकिन कभी
फोन के कैमरे के सामने करके उसे बटन को ही दबाइएगा, वो जलती हुई दिखेगी, क्योंकि आपकी आंखें उसके लिए सेंसिटिव नहीं है, बट आपका कैमरा उस लाइट के लिए सेंसिटिव है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए सेंसिटिव है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो सेंसिटाइज करके स्क्रीन के विजिबल लाइट पे कन्वर्ट कर देता है, इसलिए उसमें आपको दिखेगी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात होगी। चौथा, डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट आर यूज्ड रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट का भी इस्तेमाल करेंगे जो कि इनको दिखाएगी, बताएगी, या फिर इनके यूनिट्स के रूप में वर्क करेगी। दीज रेडिएशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रॉपर्टीज नेमली फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के द्वारा ही कैरेक्टराइज्ड होती हैं। फ्रीक्वेंसी बदल गई या वेवलेंथ बदल गया, अगर फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो वेवलेंथ भी बदलेगा, ये तो जाहिर सी बात है, तो उनका कैरेक्टर भी बदल जाएगा। The SI unit for frequency is nu. Frequency is hertz. Frequency को डिनोट करते हैं न्यू से, और इसका यूनिट है हर्ट्ज या फिर पर सेकंड। स्पेशली वाइब्रेशन पर सेकंड। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। तो वही दे रहा है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव दैट पासेस अ गिवन पॉइंट इन अ सेकंड। तो जो वेव्स हैं, वेव अगर जो मूव कर रही है तो वाइब्रेशन के फॉर्म में ही मूव करेगी, एक सेकंड में जितना वो वाइब्रेट कर लेती है वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। वेवलेंथ शुड हैव द यूनिट ऑफ लेंथ। तो वेवलेंथ जो है वो लेंथ की यूनिट कैरी करती है, इसलिए उसे मीटर में डिनोट कर सकते हैं। क्योंकि क्या कह रहे हैं हम, एक पूरे वाइब्रेशन में, एक फुल वाइब्रेशन में वेव के द्वारा, किसी एक वेव के द्वारा चला गया डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो भाई डिस्टेंस हम किस यूनिट में नापते हैं, मीटर में ही नापते हैं ना, लेंथ ही है ना, तो बस उसमें हम दिखाएंगे। सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स ऑफ मच स्मॉलर वेवलेंथ, स्मॉल यूनिट्स आर यूज्ड। तो मीटर नहीं तो हम माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। 2.7 shows various type of electromagnetic radiation which differs from one another in wavelengths and frequencies. एक चीज और ध्यान रखिएगा, वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी होती है आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी तो वेवलेंथ कम रहेगा, अगर वेवलेंथ कम रहेगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, या फिर फ्रीक्वेंसी कम रहेगी तो वेवलेंथ ज्यादा रहेगा, जैसे भी समझ लीजिए आप। इन वैक्यूम ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिगार्डलेस ऑफ वेवलेंथ ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ दिस। तो वैक्यूम में जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलती हैं तो उनकी स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये जो इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है वो 3 क्रॉस 10⁵ मीटर पर सेकंड के स्पीड से प्रोपोगेट कर रही है वैक्यूम में, इन वैक्यूम। ठीक, इन वैक। अब जो बात आती है लास्ट क्या कहें, अभी तो बहुत कुछ है, and is given symbol c. The frequency, wavelength and velocity are related by the equation c is equal to nu lambda। ठीक है ना, या फिर ऐसे कर लीजिए nu is equals to c by lambda। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, ये तो कांस्टेंट ही है, तो वही इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी आ गई, न्यू लैम्डा c is equals to न्यू लैम्डा। ठीक है, अब जरा सा ये बहुत बढ़िया सा स्केल दिया हुआ है जहां हम समझ सकते हैं, आप ध्यान दीजिए। मैं तो इसी से परेशान हूँ यार, यहाँ पे होल्ड का बटन नहीं आता है क्या, खैर कर लेते हैं, बहुत दुख दर्द पीड़ा है जीवन में, खैर ओके। तो आप देखिए यहाँ पे इसी प्रोपोर्शनैलिटी को सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं कि हाउ दिस प्रोपोर्शनैलिटी इज वर्किंग। लाइक आप देख लीजिए यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है और ये वेवलेंथ है। जब फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है तो वेवलेंथ लोएस्ट है, आप ध्यान दीजिए, और जब फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है तो वेवलेंथ हाईएस्ट है। समझ में आया?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब शुरुआत करते हैं। सबसे छोटा वेवलेंथ जो कि गामा रेज देते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है वो गामा रेज कहलाते हैं। इनका रीजन 10 टू द पावर -16 से लेके 10 टू द पावर -11 तक दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं एक्स रेज, फिर उससे बड़ा वेवलेंथ हो जाता है एक्स रे का, ठीक, जो इनका रीजन आता है 10 टू द पावर -11 से लेकर 10 टू द पावर -9 तक, ठीक है। अब आ गया यू एक्स रेज, फिर यूवी रेज आ जाते हैं, तो लगभग यहां से स्टार्ट होके खत्म हो जा रहा है, अच्छा विजिबल लाइट तक खत्म हो जा रहा है। क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि वायलेट, ब्लू, वी, अरे यार इंडिगो बोल रहा हूँ, हम भी कहें क्या हो रहा है, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, स्काई ब्लू भी बीच में आ जाता है, जी वाई ओ आर, तो विबग्योर हो गया। और ये भी ध्यान दीजिए कि कितनी इधर कितनी कितना धीमे धीमे बदल रहा है और कितना तेज इधर कलर बदल गया। खैर वो हमारे काम की बात नहीं है, बट आप ध्यान रखिए कि ये वी होता है, इसके जस्ट पहले ही तो यूवी आता है, और ये जो आर होता है इसके आगे ही तो आई आर आता है, ठीक है ना। तो इसके जस्ट पहले यूवी है, इसके जस्ट आगे इंफ्रारेड है, और ये दिख कहाँ रहा है, इस रीजन में, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए, हम इसका जो इसका वेवलेंथ होता है, मुझे जहां तक याद है, हाँ 5500, 55, 56, 56 मान लीजिए, फिर 5600 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, तो इसी रीजन में आता है, ठीक है। अब ये इंफ्रारेड हो गया, फिर आते हैं आपके माइक्रोवेव, फिर हमारा ये हीटिंग में कन्वर्ट हो गया, ये भी हीटिंग में यूज होता है, ये भी हीटिंग में यूज होता है, ये रेडिएशन है। और ये अब आ गए ऑडियो ऑडियो वाले रेडियो वेव्स, एफएम चल गया, एएम चल गया, और लॉन्ग रेडियो वेव्स आ गए, ठीक है, जहाँ पे शायद रेडार्स काम कर रहे हैं क्या, मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोग खुद ढूंढिएगा। तो ये ग्राफ मुझे लगता है डिस्कस हो गया है काफी अच्छे से। The other commonly used quantity, especially in spectroscopy, क्या नाम लिया दे रहा हो यार, एकदम खींच दे रहा है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द वेव नंबर, अब ये वेव नंबर है न्यू बार, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ। अगर जो एक यूनिट लेंथ मानते हैं उसके बीच में जितने इसके वाइब्रेशंस आ रहे हैं वो वेव नंबर कहला जाता है, ठीक। इट्स यूनिट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, मतलब कि वेवलेंथ होता है मीटर, तो ये होता है मीटर इनवर्स, ठीक है ना, मीटर इनवर्स। हाउएवर कॉमनली यूज्ड यूनिट इज सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना, जो कि एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है ये हल्का सा कर लिया जाए, क्या प्रॉब्लम, रुके टाइम देखते हैं, ज़्यादा नहीं हुआ होगा तो, नहीं आधा घंटा हो गया है, तो इसका नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे इस प्रॉब्लम्स के साथ, इन प्रॉब्लम्स के साथ, और कंटिन्यू करेंगे अपना एटॉमिक मॉडल, ओके। सो आज के लिए आज धन्यवाद, मिलेंगे अगले लेक्चर में, बाय बाय।